सर, आपका एक खुद का फैमिली बिजनेस भी है, तो आप इन्वेस्टमेंट का बेस्ट टूल क्या देखते हैं और वेल्थ क्रिएशन के लिए आप क्या करते हैं? मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि हुँ। इतनी रेंटल इनकम करिए और घर में महिलाओं का सम्मान करिए। जैसे मेरे घर में मैंने पहला काम ये किया कि हर महिला के नाम से रेंटल इनकम है, उनकी वेल्थ क्रिएट की। इंदौर ने 5 सालों में काफ़ी डेवलपमेंट भी किया है सर, तो इंदौर के किन क्षेत्रों में आप और डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी देखते हैं? में और आपने सही कहा, अभी बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएँ बन रही हैं, उद्योग बहुत खुल रहे हैं क्योंकि यहाँ का आदमी बड़ा क्रिएटिव आदमी है। सर, माइक्रो मिट्टी रियल एस्टेट के अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने में लगा हुआ है, तो आप इसको कैसे देखते ये हैं? बहुत अच्छी बात है क्योंकि देखिए हर आदमी, गरीब आदमी का भी ये सपना रहता है कि उसका एक घर हो और उसकी भी इच्छा होती है कि रियल एस्टेट में पैसा है और उसमें कहीं से मैं इन्वेस्ट कर सकूं, पैसा लगा सकूं और उसमें से कुछ कमा सकूं। मुझे खुशी है कि आपने ये क्षेत्र में कदम बढ़ाया है और ऐसे लोगों के लिए एक दरवाजा खोला है जो कि इस क्षेत्र में थोड़ा पैसा लगा कर भी अपनी जिंदगी को सफल बना सकते। आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट का, सुशील दोशी सर का। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू सर, इंदौर मेरा शहर मेरे लोग का हिस्सा बनने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जी। इंदौर के स्पोर्ट्स कल्चर ने कैसे इंदौर की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस किया है? देखिए इंदौर तो खेल शहर भी कहा जाता है। हम्म, लोग कहते हैं कि ये बहुत ही स्वच्छ शहर है। जी। 6 बार जीत चुका है चैंपियनशिप स्वच्छता में हम्म, और प्रधानमंत्री तक इसकी प्रशंसा कर चुके हैं। हम्म, लेकिन इंदौर का मूल रूप से जो है ना, एक तो अहिल्या देवी की नगरी जाना जाता है, हम्म, जो कि पुण्य की नगरी। हम्म, जब हम कहते हैं ना कि प्रातः स्मरणीय यानी अहिल्या देवी, और दूसरी बात ये कि ये नगरी जानी जाती यहाँ के खेलों के लिए। अब जैसे कर्नल सी के नायडू की बात करें तो 1932 में जो पहले भारतीय क्रिकेट टीम विदेश गई ना, उसके कप्तान कर्नल सी के नायडू थे, जो कि भारतीय क्रिकेट के मूल आधार कहे जाते हैं और दुनिया भर में उनका बड़ा नाम। तो क्रिकेट में कई खिलाड़ी बने, हमें मालूम है कि मुश्ताक अली, कर्नल सी के नायडू, CS नायडू, चंदू सरवटे, हीरालाल गायकवाड़ और JN भाया, जगदाले सर, या फिर हम नाम लें नरेंद्र हिरवानी, आजकल की पीढ़ी जो अभी चल रही है, नरेंद्र हिरवानी का नाम लें, अमय खुरासिया का नाम लें, या फिर अभी आवेश खान और अब वेंकटेश अय्यर के नाम लें, तो काफ़ी खेलों की प्रतिभाएं लगातार आगे आती रही। तो क्रिकेट की नगरी भी कहा जाता है। और क्रिकेट के अलावा भी हॉकी की बात करें तो शंकर लक्ष्मण महू में, और किशन लाल जो 1948 टीम हॉकी टीम के कप्तान थे, वो भी महू में ही काफ़ी समय तक उन्होंने व्यतीत किया वक्त। तो काफ़ी परंपराएं हैं। टेबल टेनिस में यहाँ पर काफ़ी अच्छे खिलाड़ी रहे, राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं भी जीती और अब कई खिलाड़ी ऐसे रहे हैं। बैडमिंटन में भी काफ़ी नाम रहा है। तो ये खेल की नगरी, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो संरचनाएं ऐसी होती रही हैं जिससे खिलाड़ी लगातार आगे बढ़ते रहे। और इंदौर के लोग जो है ना, खेलों को बड़ा प्यार करते हैं। तो अब जैसे खेल प्रशाल यहाँ पर बना हुआ है, तो पूरा एक टेबल टेनिस का इतना बड़ा हॉल बना दिया, क्रिकेट का नया स्टेडियम बना हुआ है, होलकर स्टेडियम बना है। तो क्रिकेट के प्रति एक रुझान तो है ही, लेकिन एक दिली प्यार भी है और यही कारण है कि यहाँ के खिलाड़ी भी लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपके टाइम सर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के लिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं था, आपने अपना रास्ता खुद बनाया। तो अगर आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुरू करते हैं तो आप आज के बच्चों को क्या सीख देंगे और उन्हें किन बातों का ध्यान देने के लिए कहेंगे? तो देखिए एक तो होती है आप में स्वाभाविक प्रतिभा, नेचुरल टैलेंट जिसको कहते हैं, और दूसरी बात होती है कि कौन आपको सिखा रहा है। तो देखिए स्वाभाविक प्रतिभा जो रहती है वो ईश्वर देता है। आप जब जन्म लेते हैं तो प्रतिभा का आप में, आपके DNA में ही रहता है, तो वो प्रतिभा लेकर आप आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात ये कि आप खुद मन में सोचिए कि खुली आंखों से सपने देखना है। जैसे अब्दुल कलाम साहब भी कहते हैं ना कि खुली आंखों से सपने देखो। खुली आंखों से सपने देखोगे तो जब आप आंखें खुली रहेंगी तो सपने जीवित रहते हैं। लेकिन अगर बंद आंखों से सपने देखे तो रात में सपना देखा है, सुबह जागृत हो गए, आंखें खुली, सपना गायब। तो वो तो हमें करना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है। और दूसरी बात ये कि किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है। आजकल मैं देखता हूँ कि जो क्रिकेट सीखने आते हैं ना, जैसे मदन लाल मेरे मित्र हैं जो 1983 विश्व कप में खेले थे और इतना बड़ा योगदान दिया था, वो कहते हैं कि कितने ही लोग उनके पास आते हैं और एक ही बात करते हैं कि बच्चों को साथ लेकर आते हैं कि हमारे बच्चे को तेंदुलकर बना दीजिए। अब वो कहते हैं कि भाई हर बच्चा तेंदुलकर तो बन नहीं सकता ना, आप तो जो कुछ आप में प्रतिभा है उसका सर्वश्रेष्ठ
मैं बना सकता हूँ। बिल्कुल। तेंदुलकर तो 100 साल में एक दफ़े बनते हैं। तो ये कोशिश करनी चाहिए माता पिताओं को भी, बच्चों पर बहुत ऐसा असर नहीं डालना चाहिए, दबाव नहीं डालना चाहिए। उनको कोशिश करिए बच्चा जो कुछ उसमें है उसका सर्वश्रेष्ठ वो दे पाए। ओके सर, आपने इंटरनेशनल प्रोफेशनलिज्म को भी काफ़ी करीब से देखा है, तो इंदौर जैसे टियर 2 सिटी में आप किस तरह का प्रोफेशनलिज्म देखते हैं और कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं? नहीं, ये बात सही है कि इंदौर में एक ये है कि कलाकारों की, देखिए कलाकार तो खूब निकलते हैं, यहाँ की माटी में कला है, काली मिट्टी है ना यहाँ की, तो बड़ी भावुक मिट्टी है, यहाँ का आदमी भावुक भी होता है और इसीलिए कलाकार यहाँ पे बहुतायत में निकलते हैं। आप देखिए कुमार गंधर्व देवास में, जी। या यहाँ के संगीत की इतनी बड़ी एक बिसात बिछी हुई है कि कितने बड़े-बड़े लोग यहाँ से निकले हैं। चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन, इतने बड़े चित्रकार, बड़े-बड़े लोग जो काफ़ी नाम कमा चुके हैं यहाँ इंदौर में हुए हैं। किशोर कुमार यहाँ पढ़े हुए हैं, लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ, तो हम किन-किन की बात करें। तो ये जो कला जो होती है ना, ये कोशिश ये करनी चाहिए कि इस कला को आगे बढ़ाएँ और कला को बिखरने नहीं दें। और दूसरी बात, जैसे मैं हमेशा कहता भी हूँ कि आप में जो कुछ ज्ञान है, वो लोगों को सिखाइए, बजाय इसके कि अपने आप ही वो दफ़न हो जाए। तो इसमें स्वार्थ नहीं बरतना चाहिए और कला तभी बढ़ती है जब आप लोगों में उसको बाँटते हैं। जो बाँटने में मज़ा है, वो खुद रखने में मज़ा नहीं है। सच कहा आपने। इंदौर के जो एथलीट्स हैं हमारे, वो बाहर ट्रेनिंग करने जाते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि इंदौर में ऐसे कैसे स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने चाहिए ताकि यहाँ के बच्चे यहीं सीखें और अच्छा करें? नहीं, देखिए प्रतिभाएँ बहुत हैं, उनको सही राह नहीं है। दूसरी बात, इंदौर में मैंने एक बात देखी कि लोगों में आत्मविश्वास की कमी रहती है कि बाहर के लोग ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं, हम कम हैं। ये बात को दूर करनी चाहिए क्योंकि यहाँ का बच्चा जब जाता है ना आगे, इतना मेहनती होता है। हम देख रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि अमेरिका जब जाता है लड़का तो एकदम सफल हो जाता है और इतने ऊंचे पैमाने अपने जमा देता है कि लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो यहाँ के लोगों में काफ़ी प्रतिभाएं हैं, लेकिन सवाल ये है कि आत्मविश्वास, अपनी काबिलियत में भरोसा कि मैं अच्छा हूँ और मुझसे बेहतर कोई नहीं। ये होना चाहिए कि मैं जो हूँ वो सर्वश्रेष्ठ हूँ और अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करेगा तो वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। ये आत्मविश्वास उसमें होना चाहिए और ये आत्मविश्वास तब आता है, वो आपके माता पिता कैसा व्यवहार करते हैं आपके साथ, आपके शिक्षक कैसा व्यवहार करते हैं, आप कैसे दोस्तों के साथ रहते हैं और समाज में आपके इर्द गिर्द वातावरण कैसा होता है, आपके दोस्त कैसे हैं। ये तमाम चीज़ें बहुत ध्यान से आपको, जैसे माता पिता तो आप चुन नहीं सकते, जो हैं वो हैं, लेकिन दोस्तों को आप चुन सकते हैं। वातावरण सही आप पैदा कर सकते हैं, उसी वातावरण में आप जीने की कोशिश करें। तो ये होना चाहिए कि अगर आप में प्रतिभा है तो फिर आगे बढ़ने की सच्ची कोशिश करनी चाहिए। और इंदौर में कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। जैसे ऑस्ट्रेलिया गया, मैं अमेरिका जाता हूँ या इंग्लैंड जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि आप कहीं भी 50 पेंस दीजिए, $1 दीजिए, कहीं पे भी आपके पास वक़्त है तो जाकर खेलिए आप। इतनी सुविधाएँ रहती है, प्रशिक्षण की इतनी सुविधाएँ रहती है और खिलाड़ियों के पास इतना पैसा रहता है। भारत में क्या है कि क्रिकेट में पैसा है, लेकिन अन्य खेल आज भी तरस रहे हैं। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि अन्य खेलों के प्रति भी अपना व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग तरह का व्यवहार हो। तो ये एक देखना चाहिए शहर में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप बात कर रही हैं ना, टेबल टेनिस यहाँ का अच्छा चल रहा है, क्रिकेट काफ़ी कोचिंग हो रही है यहाँ पर और अच्छी काफ़ी लड़के बच्चे खेल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि शहर में रोज़गार के साथ जोड़ा जाना चाहिए। जैसे क्रिकेट में रोजगार प्राप्त हो रहा है, रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, क्रिकेट लीग हो रही है, हर एक व्यक्ति को पैसा मिल रहा है, क्रिकेट से संबंधित हर व्यक्ति को, हम कमेंटेटर्स का भी भला हो रहा है, हमें भी काफ़ी पैसा मिल रहा है। तो ये तमाम बातें जब तक नहीं होगी ना तो खेल आगे नहीं बढ़ता है। कहते हैं ना, भूखे पेट भजन न हो गोपाला, तो भूखे पेट कहाँ भजन हो पाता है। उसी तरह से खिलाड़ियों को जब पैसा मिलेगा, रोजगार का साधन मिलेगा, तो माता पिता भी अपने बच्चों को भेजेंगे खेलने की तरफ। जो पहले भेजते नहीं थे ना कि ये आवारागर्दी कर रहा है, खेल रहा है, अब वैसा नहीं है। अब खेलों में पैसा उपजने लगा है। तो क्रिकेट की तकदीर बदली है, टेबल टेनिस की तकदीर बदलेगी और कबड्डी की तकदीर बदल चुकी है। देखिए कबड्डी में भी लाखों में खिलाड़ी बिक रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो अच्छा फेरबदल हो रहा है। इंदौर भी उससे अछूता नहीं रहेगा। जी, एक पैटर्न भी ऑब्जर्व किया गया है सर कि इंडिया में और इंदौर में इतना फिटनेस कल्चर नहीं है, तो आप स्पोर्ट्स की क्या भूमिका देखते हैं फिटनेस कल्चर में?
नहीं, ये बात तो सही है, आपने ठीक कहा कि ये एक तो कचौरी, समोसे, रबड़ी खाना बंद करनी चाहिए, जलेबी खाना बंद करना चाहिए। इंदौर का जो कल्चर है ना, हाँ। देखिए खाने-पीने का बड़ा शौक है, दाल-बाफ़ले और वो आप घी में हुँ, सनी रोटियाँ और दाल-बाफ़ले खाएँगे, जी। तो फ़िटनेस की तरफ ध्यान कम है यहाँ का। हुँ, तो ये ध्यान देना चाहिए और ये भी हम देख रहे हैं कि हृदय की बीमारी हुँ, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। हुँ, तो इसका कारण खान-पान पे एक अपना एक कहते हैं ना अनुशासन हुँ, बरतना चाहिए। और दूसरी बात एक मैं हमेशा कहता हूँ कि साँस जो होती है ना, हुँ, दुनिया में आप सब चीज़ की परवाह करते हैं। आप हुँ, माता-पिता की परवाह करते हैं, आप रुपए-पैसे की परवाह करते हैं। जी। लेकिन आप सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है आदमी की जिसके कारण वो ज़िंदा है? हुँ, साँस। हुँ, और साँस की कोई परवाह नहीं करता कि आप साँस कैसे ले रहे साँस हो, कैसे लें? जिससे आपकी ज़िंदगी बढ़ सकती बढ़ है। सकती तो है। अपनी साँस का भी आप फ़ायदा योगा की तरफ बढ़ें, हुँ, फ़िटनेस की तरफ बढ़ें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंदौर शहर की अगर फ़िटनेस ठीक हो, हुँ, देखिए कोशिश करते हैं बच्चे, प्रतिभाशाली भी हैं। हुँ, फ़िटनेस आपने ठीक कहा, फ़िटनेस की कमी है और उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। सभी सुविधाएँ मौजूद हैं, जगह-जगह हम देख रहे हैं कि व्यायामशालाएँ खुली हुई खुली हैं हुई है। और कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खुले हुए जो ट्रेनिंग देते हैं, हुँ, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। स्पोर्ट्स के माध्यम से भी बच्चे फ़िटनेस की तरफ। बिल्कुल, वो स्पोर्ट्स के माध्यम से फ़िटनेस भी बढ़ेगी हुँ, और फ़िटनेस बढ़ेगी ना, देखिए पूरा शहर बढ़ेगा। हुँ, पूरे तीसरी बात जो मैं अभी कह भी रहा था, बात भी कर रहा था कि एक इस मालवा की विशेषता रही थी कंपैशन, करुणा, हाँ, एक दूसरे के प्रति करुणा कि किसी को तकलीफ़ है, आपको तकलीफ़ है तो मुझे दुःख होना दुःख चाहिए। होना चाहिए। ये चीज़ें अब कम होती जा रही हैं कि करुणा के आधार पर बढ़ेंगे ना सभी क्षेत्रों में, चाहे खेल हो, चाहे उद्योग हो, तो फिर ये शहर स्वस्थ दृष्टिकोण से आगे बढ़ेगा। हुँ, कोई प्रतिस्पर्धा गलत तरीके से नहीं करेगा हुँ, और समाज में एक स्वस्थ वातावरण उत्पन्न होगा। तो मेरे ख्याल से करुणा एक ऐसा कॉमन ग्राउंड है, हुँ, जहाँ से खेल-कूद हो, संस्कृति हो, कला हो या कोई भी क्षेत्र हो, हुँ। उन सब में मिलकर एक स्थान बन सकेगा इंदौर का पूरी न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। सर अभी ओलंपिक्स भी चल रहे हैं और हमारे इंडिया के लोग क्रिकेट में तो एक्टिव हैं ही। तो इंदौर में स्पोर्ट्स के लिए ऐसी कौन-सी अकेडमीज़ और फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें यहाँ के बच्चे करियर बनाने का सोच सकते हैं? नहीं देखिए, अधिकांश बच्चे क्रिकेट की तरफ ही आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि रोज़गार वहाँ पे प्राप्त हो रहा है। हुँ, तो आप देख रहे हैं क्रिकेट में भीड़ लग जाती है। जी। लेकिन बाकी खेलों में भी स्तर बढ़ेगा ना, क्या होता है जब आप जैसे मनु भाकर आज जीती हैं, हुँ, तो लोग सोच रहे हैं कि निशानेबाज़ी होता क्या है? इसमें कैसे पॉइंट्स मिलते हैं? हुँ, तो ये जो सोच कब पैदा होता है जब कोई आपको नायक मिलता है। हुँ, तो मैं समझता हूँ कि बाकी चीज़ों की तरफ भी ध्यान जाएँ। देखिए सरकार इतना पैसा भी ल देने को तैयार है, हुँ, ओलंपिक में अगर आप हुँ, विजेता बन रहे हैं, लेकिन फिर भी हुँ, भारत सरकार के फंड्स में बढ़ोतरी होनी हुँ, चाहिए और मध्य प्रदेश सरकार को भी चाहिए कि जो यस, प्रतिभाशाली खिलाड़ी यहाँ से उभर रहे जी। हैं, उनके लिए पर्याप्त धन हो। एक चुन लीजिए, हुँ, जैसे ओंकारेश्वर में बच्चे आप रुपया पैसा नीचे फेंको तो वो डाइव करके अंदर से निकाल लाते हैं। निकालते हैं। कि ऐसे बच्चों को पकड़ के आपको सिखाएँ कि डाइविंग, गोताखोरी वगैरह सिखाना चाहिए। हुँ, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो जहाँ स्वाभाविक प्रतिभा है। मऊ में आप जाएँ तो आप सिखाइए कि किस तरह से हॉकी खेली जा सकती है, हुँ, इंदौर में क्रिकेट सिखाइए। तो हुँ, अलग-अलग जहाँ जैसी-जैसी प्रतिभा है, उनको सिखाने की कोशिश करिए। वैसा करेंगे तो जल्दी परिणाम हासिल होंगे। बजाय इसके कि सभी खेलों की तरफ धन को लुटा दें, किसी को भी पूरा नहीं मिलेगा। जी। तो एक सोच समझकर धन आपको देना चाहिए कि कहाँ प्रतिभाएँ हैं और किस तरह से प्रतिभाएँ विकसित हो सकती हैं। हुँ, और वो आपने ठीक कहा कि प्रशिक्षण की सुविधाएँ हैं। हुँ, देखिए गरीबों को भी उपलब्ध होनी चाहिए। आज क्या है कि क्रिकेट में पैसा मिल रहा है, प्रशिक्षण में लोग पैसा कमाने शुरू कर दिया। हुँ, जो सेवा का कार्य था, जी। उसको बदलकर अब पैसा कमाने में लग गए हैं। हुँ, तो उसके बजाय सेवा के हिसाब से भी और थोड़ा सरकारी हिसाब से भी प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएँ। हुँ, जैसे बोलिंग की मशीन्स डाली जाएँ हुँ, जगह-जगह, हुँ, 3-4 जगह इंदौर में डाले जाएँ तो मशीन्स 150 किलोमीटर की गेंद करें और बच्चे खेलें उनको। हुँ, ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता और काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन सही जगह से जगह। और सही तरीके से खर्च हो, हुँ, तो फिर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। और इसके लिए इंदौर में काफ़ी अकेडमीज़ और फैसिलिटीज़ भी हैं स्पोर्ट्स की। नहीं, अकेडमीज़ तो खुल रही हैं, देखिए हुँ, कर रहे हैं लोग, करते हैं, लेकिन एक सेट ढल रहा है देखिए, हुँ, उसे बदलने की ज़रूरत है। और पैसा कमाने के बजाय दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि एक परिणाम अभिमुखी जिसको कहते हैं ना जी। कि पूरे समाज में फ़ायदा। और तब मज़ा आया जब इंदौर से कोई आप ओलंपिक खिलाड़ी निकालें। हुँ, ये देखिए आप कर रहे हैं कोशिशें और हुँ, खिलाड़ी खेल रहे हैं, हुँ, इतनी भीड़ इकट्ठी है, लेकिन निकल क्या रहा है?
उसमें से कोई निकले ना, तब तो कोई बात बने। स्पोर्ट्स एक इज़ अ ग्रेट लेवलर, मतलब लोगों के बीच वो डिफ्रेंसिएशन नहीं करता, एक विनर ही होता है सर। तो स्पोर्ट्स के इंटीग्रेशन से इंडिया और इंदौर के सोसाइटल स्ट्रक्चर को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? देखिए, ये बात तो सही है कि खेल ही एक ऐसा क्षेत्र है, जब देखिए कोई बाउंड्री लाइन मारता ना 4 रन के लिए, जैसा मैं कहता हूँ, तो वहाँ मैदान पर जो तालियां बजाने वाले दर्शक रहते हैं ना, उसमें हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, हर तरह के लोग एक भारत के लिए। तो खेलों के जरिए पूरा देश एकजुट होता है। तो ऐसा कोई दूसरी चीज़ नहीं है, शायद संगीत ऐसा हो, बाकी ऐसी कोई दूसरी चीज़ नहीं है जिससे पूरा देश एकजुट हो रहा हो। जहाँ लोग प्रार्थनाएं करते हैं, मुसलमान खुदा को याद करता है कि भारत जीते, और जो हिंदू है वो भगवान को याद करता है। तो तमाम जो चीज़ें हैं ना, ये देश को एकजुटता रखने के लिए क्रिकेट और खेल, दूसरे खेल भी, ये बहुत बड़ी हॉकी में भी जीती जैसे भारत इंग्लैंड के खिलाफ, तो पूरे देश में लोग एक तरह से पूजा कर रहे थे, लोग तपस्या कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि हे भगवान जिता दें इंदौर में। कमेंट्री में भी बोला जा रहा था। तो ये तमाम चीज़ें होती है ना, बड़ी ताकत होती है खेलों में। और इंदौर में मैं समझता हूँ कि इसको, खेलों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कंपैशनेट ग्राउंड, जिसको मैं कह रहा ना कि करुणा, एक मेजर कॉमन ग्राउंड बनाकर एक एकेडमीज वगैरह सारी बने, जिसमें सब धर्मों, सब समुदाय के लोग खेलें और आगे बढ़ें, और इस जिद के साथ काम करें कि खेल में इंदौर को न केवल भारत में बल्कि दुनिया में आगे बढ़ाना। और स्पोर्ट्स में सर टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी यूज़ बढ़ते जा रहा है। हमारे स्पोर्ट्स में डेटा एनालिस्ट और टेक्निकल एक्सपर्ट की भी ज़रूरत पड़ने लगी है। तो इंदौर के लोगों के लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्पोर्ट्स में, और वो इससे कैसे अपना वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं? ये बहुत बढ़िया बात कही आपने, क्योंकि ये जब से टेक्नोलॉजी वगैरह आईटी वाले सेक्टर में को तो बड़ा बूम मिल गया है, चाहे क्रिकेट हो, टेनिस हो। अब देखिए अल्ट्रा एज टेक्नोलॉजी, या आप देखिए कि तीसरे अंपायर की तरफ जाते हैं ना, डीआरएस है ना, डिसीजन रिव्यू सिस्टम जिसे हम कहते हैं। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए अब तो कमेंटेटर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारी आवाज़ से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी कमेंट्री कर सकेंगे। तो बहुत फ़ायदे इससे हैं, नुकसान भी है, लेकिन फ़ायदे ज़्यादा हैं। आप फ़ायदों को गिनाना चाहिए। देखिए, मज़ा तभी है जब आप टेक्नोलॉजी के गुलाम ना बने। देखिए, टेक्नोलॉजी या तकनीक या साइंस जो है आपकी दासी है, क्योंकि आपने उसे बनाया है। लेकिन आप उसके गुलाम बन जाएंगे तो फिर मतलब क्या हुआ, आपने तो अपनी पूरी इज्जत ही खत्म कर दी। ये हमेशा इंसान को सोचना चाहिए, अपनी स्वाभाविक जो होती है ना, जो अपनी प्रतिष्ठा जो होती है उसको कायम रखनी चाहिए। स्वाभिमान मैं कहना चाह रहा था कायम रखना चाहिए। इंदौर ने 5 सालों में काफ़ी डेवलपमेंट भी किया है सर, तो इंदौर के किन क्षेत्रों में आप और डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी देखते हैं? नहीं, देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि कंक्रीट जंगल बन रहे हैं। जब शुरू में, मुझे बचपन में तो याद है कि मतलब ये इतना पेड़ों का शहर कहते थे इस शहर को, अब पेड़ दिखते नहीं हैं। अब फिर से जोर ज़रूर हो रहा है, लेकिन अब जो जोर दे रहे हैं ना, ये नेतागिरी का जोर ज़्यादा दिख रहा है इसमें, अखबारों में फ़ोटो छपवाने, इनके जोर ज़्यादा चल रहे हैं। लेकिन वास्तविक स्तर पर क्या हो रहा है? पेड़ों की कटाई तो बड़े स्तर पर हो रही है, जंगल साफ हो रहे हैं और पहाड़ चुने जा रहे हैं, पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं। ये सब हम देख रहे हैं, आंखों के सामने आज भी हो रहे हैं। लेकिन बातें हो रही, जैसे विदेशी सामान जलाने की बात होती है ना, चाइना से हमारे इंपोर्ट तो बढ़ गया, लेकिन कह रहे चाइनीज सामान जला रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें जला रहे हैं, लेकिन टोटल इंपोर्ट तो चाइना का पहले से भी बढ़ गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ग्रास रूट लेवल पे हर आदमी को सोचना होगा। और सामाजिक व्यवस्था, जब तक देखिए समाज में एक रुग्ण समाज होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप आगे बढ़ते हैं ना, उसका सबसे बड़ा नुकसान होता है समाज को कि आप स्वार्थी हो जाते हैं। आप ये नहीं सोचते कि भाई लोगों का क्या हो रहा है, आप ये सोचते हैं मेरा तो अच्छा हो रहा है ना। तो ये जो चीज़ है, ये समाज में, इंदौर में भी व्याप्त हो रही है, और इंदौर ऐसा शहर नहीं था। तो ये जो बात जब तक वापस नहीं आएगी, ये शहर इंसानों के तौर पे ऊंचा नहीं जाएगा। और बहुत ज़रूरी है कि हमारी मूल जो बात है, इंदौर शहर की मूल विशेषता है कि यहाँ का व्यक्ति काफ़ी
इमोशनल होता है, भावुक होता है। यहाँ का व्यक्ति कवि हृदय होता है। यहाँ का व्यक्ति दूसरों की परवाह करने वाला होता है। तो ये बातें जब तक नहीं होंगी तब तक इंदौर अपनी, देखिए पैसे से विशेषताएं नहीं आती हैं, विशेषताएं आती हैं उस जगह से रहने वालों। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ का इंसान के तौर पे यहाँ के लोग बने रहें और बाकी आगे बढ़ें ज़िंदगी में। और आपने सही कहा, अभी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ बन रही, उद्योग बहुत खुल रहे हैं, क्योंकि यहाँ का आदमी बड़ा क्रिएटिव आदमी है। इंदौर के लोग होते हैं बहुत ही क्रिएटिव, रचनात्मकता में बहुत ऊँचे होते हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं, ये खुशी की बात है। लेकिन रचनात्मक के साथ भावनात्मकता को न छोड़ें, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। जी सर, आपका एक खुद का फैमिली बिजनेस भी है, तो आप इन्वेस्टमेंट का बेस्ट टूल क्या देखते हैं और वेल्थ क्रिएशन के लिए आप क्या करते हैं? अभी तो गरीबी में ही दिन गुजार रहे हैं। तो मेरा बेटा ज़रूर अच्छा कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि दो बातें हैं कि एक तो ये कि आपके पास, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि इतनी रेंटल इनकम करिए और घर में महिलाओं का सम्मान करिए। जैसे मेरे घर में मैंने पहला काम ये किया कि हर महिला के नाम से रेंटल इनकम है, उनकी वेल्थ क्रिएट की। तो नारी का सम्मान जब तक आप घर में नहीं करोगे ना, तो बाहर भी नहीं कर पाओगे। तो ये पहली बात ये, घर से नारी के लिए उतने द्वार खोलो कि उसकी भी इनकम उतनी हो जितनी आपकी हो। आप ये मत करो कि मैं उसे दे रहा हूँ। मुझे याद है कि मेरी माँ जब थी ना, अभी तो है नहीं, लेकिन जब थी तब वो मुझे कहती थी कि मुझसे दो बातें नहीं करना, मेरी खुद की रेंटल इनकम है। ये जो स्वाभिमान मैं हर महिला में चाहता हूँ, ये जब स्वाभिमान होता है तो देखिए भारत में महिलाओं की आबादी कितनी, आधी करीब महिलाएं भी हैं। और भारत आगे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि महिलाएं काम करना शुरू कर दिया। कई लोगों को लगता है भारत ने अचानक इतनी उन्नति क्यों कर ली, क्योंकि लड़कियां काम कर रही हैं, आईटी सेक्टर में काम कर रही हैं और इतने बड़े स्केल पे, और लड़कियां बेहतर काम कर रही हैं। पढ़ाई लिखाई में आप मेरिट लिस्ट देखो तो लड़कियां आज ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो ये जो बातें हैं ना, इस कारण है कि लड़कियों को मौका मिल रहा है, तो उन्हें मौका देते रहें। और इंदौर में स्वस्थ समाज की स्थापना करना है तो महिलाओं को बराबरी का मौका दें, तभी इंदौर भी आगे बढ़ेगा। जी, बहुत अच्छा, सही कहा सर आपने। आपकी सर क्रिकेट का महाभारत और खेल पत्रकारिता करके 2 हिंदी में बुक्स हैं जो बहुत फेमस पॉपुलर हैं। आपकी और भी बुक्स आ रही हैं, उनके विषय में बताइए। नहीं देखिए, ये तो पुरानी किताबें, अभी नई तो मेरी ऑटोबायोग्राफी, मेरी खुद की ऑटोबायोग्राफी पेंगुइन बुक्स में छापी है। और बड़ा पब्लिशर है, आप जानते हैं, ब्रिटिश पब्लिशर है। फिर उसके हिंदी और अंग्रेजी, उसके अंग्रेजी अनुवाद और विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी छाप रहे हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट वाले छाप रहे हैं उसको। फिर क्रिकेट कमेंट्री जो मेरा क्षेत्र है, तो मैंने ये सोचा कि मेरा ये एक कर्तव्य है तो उसके बारे में मैं लिखूं। तो एक किताब मेरी क्रिकेट कमेंट्री, एक कला एक विज्ञान, कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्रिकेट कमेंट्री चीज़ क्या है और कैसे होती है और इसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। तो कई बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें बड़ा भारी करियर है आजकल, अलग अलग भाषाओं में कमेंट्री हो रही है। तो उसके ऊपर एक किताब है जो कि उसका पहला संस्करण पूरा बिक गया, उसकी भी अंग्रेजी और सभी भाषाओं में छप रही है। अंग्रेजी में भी संस्करण छप चुका है। ये 2 किताबें, उसके अलावा और भी किताबें काफ़ी मेरी छपी हैं। लेकिन मूल रूप से एक खेल पत्रकारिता का जिक्र, वो कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही पत्रकारिता विभाग में। तो कोई मेरी इच्छा ये रहती है कि ऐसे विषयों पे लिखूं जिन पर काम नहीं हुआ। इंदौर के लोगों को भी ये मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा काम देखो जो पहले नहीं हुआ। ऐसे में कई यंगस्टर्स दिखते हैं जो ऐसा काम करते हैं जो शहर में नहीं। रन ऑफ द बिल में आप वेल्थ क्रिएशन जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, तो वेल्थ क्रिएशन जल्दी नहीं होता। आप वेल्थ क्रिएशन जल्दी तब होता है जब आप अलग सोच के साथ आगे बढ़ें, एक नया क्षेत्र तलाशें और उसमें अपने कदम बढ़ाएं। तो ये ध्यान रखना चाहिए। और इंदौर के लोग तो फर्टाइल ब्रेन वाले रहते हैं काफ़ी, तो ये काम कर सकते हैं, मुझे विश्वास है, किया भी है। कई बड़ी बड़ी इम्पीटस यहाँ की कंपनी है, तो इतना नाम कमा रही है। कई कंपनियां हैं, अब तो इंदौर के बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। सोया में इंदौर का बड़ा नाम है दुनिया भर में, सोया इंडस्ट्रीज का बड़ा नाम है दुनिया भर में। तो ये भी एक बात है। तो उसमें भी कई तरह की चीज़ें हैं, जैसे लिसिटिन सोया से बनता है, तो वो भी एक नई चीज़ है जो लोग बना रहे हैं, यहाँ के लोग करते हैं। तो ऐसा नहीं कि रन ऑफ द मिल के बजाय कुछ ऐसा काम करें जो नया हो। नया सोच बहुत जल्दी आपको लक्ष्य तक ले जाएगा। सर, इंडिया में क्रिकेट कमेंटेटर्स में इकलौते आप ही ऐसे हैं जिनके नाम पर कमेंट्री बॉक्स का नाम रखा गया है, जो अभी होलकर स्टेडियम इंदौर में मौजूद है।
तो अपने होम टाउन इंदौर में ये लॉन्ग लास्टिंग लेगेसी पाकर आपको कैसा महसूस होता है? नहीं, मुझे हमेशा ये लगा कि मुझे जो सम्मान मिला ना, मेरे प्रतिभा से ज़्यादा मिला। मुझे हमेशा ये लगा। जी। देखिए, बहुत विनम्रता के साथ मैंने बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि विचित्र मन से इसे स्वीकार किया। हम्म। और मैं फिर भी ये समझता हूँ कि ये मेरी जीत नहीं है, ये हिंदी भाषा की जीत है। देखिए, और भी तो अंग्रेजी में भी कमेंट्री होती है, कई भाषाओं में पूरे भारतवर्ष में ये पहला कमेंट्री बॉक्स है भारतीय क्रिकेट के इतिहास में, जिसमें कि एक कमेंटेटर के नाम से एक कमेंट्री बॉक्स किया है। तो मैं सोचता हूँ जिन्होंने सोचा होगा, ये बात सोची होगी, सोचने के लिए भी तो बड़ा दिल चाहिए ना। देखिए, आजकल लोग नेताओं को खुश करने में लगे रहते हैं कि नेताओं के नाम से कुछ चीज़ कर दें, लेकिन एक सामान्य कमेंटेटर के नाम से, और वो भी हिंदी कमेंटेटर के नाम से ये किया, तो मैं समझता हूँ कि मेरी प्रतिभा से भी ज़्यादा उन लोगों को धन्यवाद और ईश्वर का धन्यवाद, जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया कि ऐसा काम कर दें। तो ये बहुत, दूसरी बात ये कि मैं ऐसे में माता पिता को भी याद करता हूँ कि जो मुझे कमेंट्री की तरफ ले गए और आज इस मुकाम पे पहुँचाया और मुझे पद्मश्री मिला। मुझे याद है कि मेरी माँ से जब पूछा था कि आपके बेटे को पद्मश्री मिल गया तो आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन में मुझे क्या चाहिए, मेरे बेटे को, जिसके बेटे को पद्मश्री मिल गया, उस मेरा जीवन तो धन्य हो गया, मुझे क्या चाहिए। तो माता पिता शायद होते ऐसे ही हैं। मैं भी आज पिता हूँ तो शायद ये सोचता हूँ अपने बेटे के लिए, तो ये बातें होती हैं। तो आप उन्हें नहीं भूल सकते, जिन लोगों ने हाथ पकड़कर आपको वहाँ पहुँचाया, उन्हें आप भूल ही नहीं सकते। सर, हमारे व्यूअर्स के लिए कोई स्पेशल मैसेज आपकी तरफ से? नहीं, ये करते रहिए। आप देखिए, कलाकारों का सम्मान करें। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि कोई भी देश आगे इसलिए नहीं बढ़ता है कि सेंसेक्स बहुत ऊंचा जा रहा है। कोई भी देश इसलिए भी आगे नहीं बढ़ता है कि उसमें बहुत सारे उद्योग फैल रहे हैं या बहुत सारे कलाकार। देश तब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जब आप वहाँ के कलाकारों का और गुणीजनों का सम्मान करते हैं। आप लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह से कला क्षेत्र को भी और मानवीय क्षेत्र को भी, मानवीय भावनाओं को भी बढ़ावा देते रहेंगे। आभारी हूँ, धन्यवाद। सर, माइक्रोमिट्टी रियल एस्टेट के अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने में लगा हुआ है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए, हर आदमी, गरीब आदमी का भी ये सपना रहता है कि उसका एक घर हो जी, और उसकी भी इच्छा होती है कि रियल एस्टेट में पैसा है और उसमें कहीं से मैं इन्वेस्ट कर सकूं, पैसा लगा सकूं और उसमें से कुछ कमा सकूं। तो ये छोटा आदमी सपने ही देखता रहता है, उसका सपना कभी पूरा होता नहीं है। मुझे खुशी है कि आपने ये क्षेत्र में कदम बढ़ाया है और ऐसे लोगों के लिए एक दरवाज़ा खोला है जो कि इस क्षेत्र में थोड़ा पैसा लगा कर भी अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकते हैं और उस अछूते क्षेत्र में जिसमें वो कदम नहीं रख सकते थे, उसमें भी कदम रख सकते हैं। इसमें संभावनाओं के बड़े द्वार खुले हुए हैं और अगर इसमें बुद्धिमानी से और सही लोगों के साथ आप पैसा लगाएंगे तो आपकी वेल्थ बहुत जल्दी क्रिएट होगी। और मिट्टी, जैसा आप बता रहे हैं, जो काम किया है, ये बहुत अच्छा काम किया। एक रन ऑफ द मिल काम जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये रन ऑफ द मिल वाला काम नहीं है। इन्होंने जो काम किया है, ये धारणाओं के विपरीत नए क्षेत्र में कदम रखा और इसके लिए देखिए केवल मेहनत ही नहीं चाहिए, साहस भी बहुत चाहिए और वो आपने साहस किया है। तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, इस काम में आप सफल हों और आपकी सफलता के साथ बहुत सारे लोगों की सफलताएं भी इससे जुड़ी हैं, तो उनकी सफलता की भी मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इट वॉज अवर ऑनर टू हैव यू इन अवर शो।